देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग, चालू हो गया होगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। हम एक बार आपको वो सिलेबस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई लोग का अगर मान लीजिए छूट गया है तो एक बार वो देख ले, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा देने का। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आएगा वो क्या हो जाएगा जी? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में सबसे पहले हम 11th के पोर्शन को फॉलो करेंगे, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। उसके बाद IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म, इसकी चर्चा करेंगे, है ना। इसको ऐसे हिंदी में समावयवता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? रेजोनेंस। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उसके बाद पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ जाएंगे जी? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस पूरे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 टॉपिक आ चुका है, जो 11th वाले पोर्शंस होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके थे, फास्ट फॉरवर्ड करके उसको बता देते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पढ़ेंगे। फिर केमिस्ट्री सेकेंड बुक की बात करें तो केमिस्ट्री सेकेंड बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के सेकेंड बुक में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो केमिस्ट्री सेकेंड बुक में हमारा आता है हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, है ना। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। टोटल ये 28 मार्क्स का पूरा चैप्टर होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार जो लोग देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप कवर अप कर ले। अगर कल लिखवाए थे, लिखे होंगे तो ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, चलिए। अब देखो, कल ही बताए थे कंपाउंड के बारे में। हिंदी वाली चीजें इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बार बार लिख के टाइम वेस्टिंग होगा। हाँ, अब देखो, इसी पर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहले आता है कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप? कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक नए प्रॉपर्टीज वाला कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड गैसेस, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया मिनरल्स एंड गैसेस, ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। दूसरा कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन और उसके जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या फिर वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो इन सारे कंडीशंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे CO2, जैसे CH2, जैसे CaCO3, जहां पे कार्बन है लेकिन मेन कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक का फॉर्म में करेंगे। 2, 4, 5 एग्जांपल है जिसको ध्यान रखना है। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनिशियल फंडामेंटल थ्योरीज पे चले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स,
में जो कंपाउंड पाया जाता है या जिससे वो मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये जो कार्बन है इसकी तरह तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें कार्बन के बारे में ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन के बहुत सारे नेचर ऐसे होते हैं जो कि अलग एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो होता है इसमें एक टेंडेंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ जोड़ने की प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और एक नहीं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन ये जो है सो बनाते हैं। और इतने ज्यादा रेंज में कंपाउंड बनाने का पावर जो है वो किसी अदर एलिमेंट के पास नहीं होता है, इसलिए कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी वाला होता है। दूसरा, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। इट कैन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, या म्यूचुअल बॉन्डिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा से ज्यादा ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी इसका एक यूनिक नेचर, जिसके कारण कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में पढ़ा जाता है। जब 11th का बेसिक्स बताते हैं उसमें कार्बन के बारे में और डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े हुए हैं 12 में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही डिस्कस करते हुए आपको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ज्यादा थ्योरी आपको ना जेई में पूछेगा ना नीट में पूछेगा, इसलिए इतनी बात तो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फिर आता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, यानी कि सर जो कार्बन की केमिस्ट्री हो जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ही हो जाएगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा, अब इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाए, है ना। तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका क्या कहां से वो ओरिजिनेट हुआ, कहां से वो हमारे ट्रेंड्स में प्रचलन में आया, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर ऐसा आप देखते हो तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ बर्जीलियस, ठीक है ना। तो कब हुए वो देख लीजिए, 1850। आप बात मत करिए, 1850। कौन से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस? क्या नाम था? बर्जीलियस। क्या नाम था जी? बर्जीलियस। बर्जीलियस जो है, अब ये कौन सा ईयर था? 1850। 1815 में, है ना। कहीं कहीं बर्जीलियस में GZI भी लिखा मिलेगा, कहीं ZE भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूजन है नेम को लेकर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। बर्जीलियस थे। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया, क्या दिया? एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल से या तो हम प्राप्त करते हैं या उससे बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, यह आप इसको क्या कह सकते हैं? नेचुरल लिविंग थिंग्स से प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही बात बताया गया। और उनके बीच में एक वाइटल फोर्स काम करता है जो कि काफी मिस्टीरियस फोर्स होता है, जो कि आप जिसको आप नहीं बना सकते, वो गॉड पार्टिकल्स के टाइप का होता है। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इनका घर था स्वीडन। कहाँ था? स्वीडन। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। क्योंकि ऑर्गेनिक का फर्स्ट थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी आता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमको वाइटल फोर्स थ्योरी पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम, ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज obtained from
ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो ऑब्टेंड किया जाता है, ऑब्टेंड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेंड करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइंड करते हैं, जैसे कि प्लांट और क्या हो गया, एनिमल हो गया। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी में फोर्स क्या कहते हैं, बना नहीं सकते। और इसके बीच में वाइटल फोर्स काम करता है, एक मिस्टीरियस फोर्स काम कर सकता है। वाइटल फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल। इतना बात किसके लिए कहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। कौन? बर्जीलियस सबसे पहले। हालांकि ये एकदम स्टेटमेंट बाद में इनकरेक्ट हो गया, लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में सबसे पहला स्टेटमेंट इनका आया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा था। लिख लीजिए। लिख लिया इसको, फटाक से लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ बातें ज़्यादा करके पूछी जाती है, जिसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन होगा। कार्बन के इंट्रोडक्शन में कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन पर इस पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ कैटेनेशन प्रॉपर्टी को और इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके कितने ब्रांचेज हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके ब्रांच के बारे में बताएंगे। कल दोनों चीज कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। थोड़ा स्पीडली पढ़ाएंगे, रीजन ये है। और क्लास भी 7:10 से 15 तक स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन वाला वीडियो नहीं जाएगा। ऑनलाइन वाला वीडियो जब ऐसा मौसम खराब रहेगा या दिक्कत होगी किसी तरह की, तभी जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन वीडियो नहीं जाएगी। पता चलेगा फिर आधे बच्चे घर पे ही रहे, सोच रहे हैं आप वीडियो आएगा फिर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं। पढ़ने के लिए आप क्लास में आइए, सबसे बेस्ट तरीका है। ये हो गया। चलिए अब आगे आते हैं और सेकेंड थ्योरी जो हमारा है इस पर आते हैं। इनके एक बर्जीलियस के एक स्टूडेंट हुए जिसका नाम था वोलर। क्या नाम था?
वोहलर। कहा यह जाता है कि एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। इन 1828, बात मत करिए, और नाम था उनका वोहलर। पूरा नाम हो गया फ्रेडरिक वोहलर, लेकिन अब इतना से ही काम चलाइए। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कहाँ थे? जर्मन साइंटिस्ट। और एक बात अब आपको मैं एक्स्ट्रा बता, जर्मन साइंटिस्ट जितने भी होते हैं दुनिया, इंजीनियरिंग का और साइंस का जो हब माना गया सबसे पहले, वो जर्मन लोगों को माना गया। और जर्मन साइंटिस्ट जो होते हैं वो काफी प्रैक्टिकल होते हैं। उसको तुम कह दोगे कि ऐसा होता है, वो तुम डायरेक्ट बिलीव नहीं करेंगे, वो उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज को वो पूरा पढ़ते हैं। तो बर्जीलियस के ये शिष्य थे। जब बर्जीलियस ने कहा कि इसको बनाया नहीं जा सकता है लेबोरेटरी में, बोला ऐसे कैसे नहीं बनाया जा सकता है, इसको ट्राई करते हैं बनाने की। जब उन्होंने ट्राई किया इस चीज को बनाने की, तो वोहलर ने 1828 में, अब ईयर ध्यान इससे ही रहता है लेकिन एक आध बार हो जाएगा, आगे पीछे कोई बात, 1828 में फर्स्ट मेन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया he prepared first man made ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखते भी जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम decomposition and rearrangement of inorganic compound ammonium cyanate। अमोनियम साइनेट। दो बातें आपको इससे ज्यादा पूछी जाएगी। एक, फर्स्ट प्रिपेयर्ड मेन मेड कंपाउंड जिसका नाम था क्या? कंपाउंड यूरिया। यूरिया को प्रिपेयर्ड किया गया किससे? अमोनियम साइनेट से। तो डिकम्पोजिशन भी हुआ इंटरनल इंटरमीडिएट में और रीअरेंजमेंट भी हुआ। तो इसको अगर लिखेंगे अमोनियम को, तो अमोनियम को लिखेंगे NH4CnO, यानी कि अमोनियम साइनेट। रिएक्शन हो गया। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा हीट करेंगे, टेम्परेचर हाई रहेगा रूम टेम्परेचर से, और ये प्रोडक्ट बना देगा NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? यूरिया का। ठीक है, तो पहला तो मेन मेड कंपाउंड बन गया, और इन्होंने क्या कहा था कि लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट मेन मेड कंपाउंड कौन था? यूरिया। कौन बनाया था? वोहलर। और अमोनियम साइनेट से बनाया था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप 11-12 में भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये कहता है कि जब यूरिया बन गया तो उसके कुछ साल के बाद एसिटिक एसिड को प्रिपेयर्ड किया, और वो किसने किया था? कोल्बे, लेबोरेटरी में। तो 1845 एसिटिक एसिड is prepared by कोल्बे। एसिटिक एसिड को कौन बना दिया? कोल्बे ने आके एसिटिक एसिड बना दिया। तो बोला कि ठीक बात है। तो फिर 1856 में क्या हुआ जी? 1856 में मीथेन का सिंथेसिस किया गया, है ना। तो सिंथेसिस ऑफ मीथेन। जो मीथेन था उसका सिंथेसिस किया गया, मीथेन को प्रिपेयर्ड कराया गया। सब चीज कहाँ पे हुआ? लेबोरेटरी में। और ये किसने किया था? बर्थलोट। बर्थलोट कौन किया था जी? बर्थलोट किया। देख लीजिए,
जल्दी करिएगा। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन इतना यूनिक क्यों है? कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ा लिखिएगा यूनिकनेस ऑफ कार्बन। यूनिकनेस ऑफ कार्बन। बैक। हो गया। अब देखो कार्बन को यूनिक कहा गया है। यूनिक क्यों कहा गया वो समझिए। यूनिक इसलिए कहा गया है कार्बन को क्योंकि कार्बन जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इसमें पहला हम लोग लिखते हैं टेट्रावेलेंसी। किसको करेंगे? टेट्रावेलेंसी। इसको डायरेक्ट कर सकते टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब देखो अब टेट्रावेलेंसी की जब बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया? 2। यहां तक किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2 हीलियम का। थोड़ा सा हीलियम से आगे से चलेंगे तो हीलियम के आगे से चलोगे तो यहां पर हमने क्या कर दिया? 2s। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और फिर कहां से चले गए? 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक और ये क्या हो गया? 2। ठीक है। ये आपका कौन सा स्टेट हो गया? ग्राउंड स्टेट। इसमें अभी ये 2 दिखा रहा है लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये जो है इस स्टेट में नहीं रहता है। यह जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इसमें आप देखिए ये जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हटेंगे और हट के ये जो वैकेंट वाला है इसमें चला जाएगा। 1 2 3 4। अब देखो इसके लिए आसान होता है कि ये चाहे तो कार्बन बन जाए और ये चाहे तो हीलियम के पास पहुंच जाए या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन के पास पहुंच जाए। तो इस कंडीशन में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो 4 अनपेयर्ड हो गए तो ये डोनेट भी करेगा एक्सेप्ट भी करेगा और इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो प्लस माइनस क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो बेसिक जो बात था इसके पीछे हम बता दिए। लिख लीजिए। अब ये सब आप जानते हो। एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट में कम होता है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाते हैं तो 4 वैलेंसी शो करता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्ट्रक्चर में आप देखिए कि 4 गो को साथ चाहे हाइड्रोजन दे दो या कुछ भी दे दो उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लिख लीजिए। और ये लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाता है। बहुत बड़ी संख्या में कार्बन कार्बन ऐड होते 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 एक बड़ा सीरीज का निर्माण फॉर्मेशन कर देता है। लिख दिए? चलिए अब लिखिएगा केटेनेशन। सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? केटेनेशन।
सेकेंड में लिख देंगे केटेनेशन। अब इसके बारे में जानते हो केटेनेशन क्या होता है? केटेनेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सीधा बात। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग। अपने जैसे बहुत सारे कंपाउंड के साथ ये कंबाइंड करके एक लार्ज नंबर में फॉर्मेशन करता है, मतलब बहुत सारे कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट के साथ भी एक लार्ज नंबर में फॉर्मेशन करता है। अब देखो कार्बन 1 2 3 4 5 ये सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, ब्रांच भी बनते रहता है। ये प्रॉपर्टी जो है ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। किसी में 4 होगा, किसी में 3 होता है, किसी में 8 होगा, लेकिन कार्बन जो है वो काफी संख्या में जो है सो फॉर्मेशन कैटेनेशन कर सकता है। लिख लीजिए। स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है ना। ये स्ट्रेट चेन इसका हुआ। ब्रांच चेन में देखोगे तो ऐसे बना देगा, ठीक है ना। ये इसको पेरेंट चेन कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ऐसे भी बना सकता है। इसके साथ भी जुड़ जाएगा कंपाउंड, ऐसे भी हो जाएगा। इसके साथ भी जुड़ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि समझ लीजिए आप ऐसा, ये ढेर सारे कार्बन को एक साथ जोड़ सकता है। ये एक यूनिक टेंडेंसी है इसकी, ठीक है। तो कल इसके आगे हम थोड़ा बताएंगे, तब तक इसको आप कवर कर लीजिए। आज बेसिक्स का ही हुआ है ना। अब 1-2 दिन इंट्रोडक्शन में और चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। जितना 11th में पढ़ा है उतना तो एक दिन का नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 10 से 15 क्लास में पूरा 11th का कर लेंगे, या ज़्यादा थोड़ा लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू कर दीजिए।